नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में। दोस्तों सोचो, अगर हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं या एक एग्जिस्टिंग प्लांट का एक्सपांसन कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले से ही एनवायरमेंटल पैरामीटर इवेलुएट ही नहीं किए, तो क्या होगा? प्रोजेक्ट रुक भी सकता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस और कंसेंट मिलना मुश्किल हो सकता है और सबसे बड़ी बात, एनवायरनमेंट पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी वजह से आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एनवायरमेंटल पैरामीटर इवैल्यूएशन करना क्यों ज़रूरी है, पायलटिंग फेज़ में ही क्यों करना चाहिए और स्केल अप के टाइम पे इसका क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले मैं आप सबके लिए एक एआई वीडियो बनाया है जो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी इवैल्यूएशन वाली चेकलिस्ट में एग्जैक्टली क्या क्या पैरामीटर इंक्लूड करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंटल पैरामीटर इवैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है और ये पायलटिंग फेज में ही क्यों करना चाहिए। सबसे पहले, जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं या एक एक्सिस्टिंग प्रोसेस को मॉडिफाई करते हैं, तो उसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए पैरामीटर्स जैसे कि वाटर कंजम्पशन, वेस्ट वाटर जनरेशन, एयर एमिशंस, हैजर्डस वेस्ट जनरेशन, सॉल्वेंट रिकवरी, बाय प्रोडक्ट्स और भी कई रिसोर्स कंजम्पशन, इन सब का इवैल्यूएशन करना मैंडेटरी है। पायलटिंग फेज में इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है? जब प्रोडक्ट पायलटिंग स्टेज में होता है, तभी हम छोटी स्केल पर प्रोसेस को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल पोल्यूशन जनरेट कर रहा है, कितना एफ्लुएंट बन रहा है और वेस्ट को कैसे हैंडल करना है। अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है, तो इस स्टेज पर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और मिटिगेशन प्लान डिजाइन करना इजी होता है। यही वजह है कि अगर इवैल्यूएशन पायलटिंग में ही कर लिया जाए, तो स्केल अप के टाइम कोई बड़ा एनवायरनमेंटल इंपैक्ट नहीं होता। स्केल अप के टाइम इंपॉर्टेंस: जब प्रोडक्ट पायलट स्टेज से निकल के कमर्शियल स्केल अप पर आता है, तब प्रोसेस की साइज और वॉल्यूम कई गुना बढ़ जाती है। अगर हमने पहले से ही पोल्यूशन लॉड, एमिशंस और हैजर्डस वेस्ट का इवैल्यूएशन नहीं किया होता, तो स्केल अप पर यह एनवायरनमेंटल रिस्क क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज जैसे एसपीसीबी, सीपीसीबी या एमओईएफसीसी को एप्लीकेशन देते हैं कि यह हमारा प्रोडक्ट है, ये एनवायरनमेंटल इंपैक्ट्स रहेंगे और उनको टैकल करने के लिए यह हमारा मिटिगेशन प्लान है। गवर्नमेंट फिर इस असेसमेंट और प्लान के बेसिस पर हमें एनवायरनमेंट क्लियरेंस ईसी और कंसेंट टीओ एस्टैब्लिश ओन प्रेट इशू करती है। तो अभी इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि एनवायरमेंटल पैरामीटर इवैल्यूएशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होता, बल्कि आपके प्रोजेक्ट के सक्सेस के पीछे एक फाउंडेशन भी बन के खड़ा रहता है। अगर आपने पायलटिंग फेज में ही प्रॉपर असेसमेंट कर लिया होगा और टू स्केल अप के टाइम आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा, ठीक है ना। ये अगर प्रॉपर असेसमेंट आपने पायलटिंग फेज में कर लिया होगा कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो आप जब एग्जीक्यूट करने जाओगे फील्ड में, तो उसका आपका एक प्रॉपर रोड मैप बन के ये रेडी हो गया होगा कि मेरे को एक्चुअली में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट को कैसे कम करना है। और ये ना सिर्फ एक आपका प्रोजेक्ट स्मूथली चलेगा, बल्कि आप एनवायरनमेंट को सेफ रखते हुए लीगली कंप्लाइंट भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे एक क्वेश्चनियर, ये जो आप देख रहे हैं इसके बारे में। ये एक मैंने प्रॉपर चेकलिस्ट बनाया है जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर्टिकुलर मेरे जो पायलटिंग फेज में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके वजह से क्या रहने वाला है। तो अभी मैंने ये वाला जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मैंने चेकलिस्ट इस हिसाब से डिज़ाइन किया है। सपोज मैं एक एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ और मुझे पर्टिकुलर जो पायलटिंग फेज में चल रहा है, जो प्रोडक्ट का जो पायलटिंग चल रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को कोई एक साइंटिस्ट से मांगना है या कोई इंजीनियर जो पायलटिंग फेज में अभी इन्वॉल्व है उससे अगर मेरे को मांगना है कि भाई मुझे ये डाटा दे दो करके, तो मैं किस तरीके से मांगूंगा उसी तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। चलिए, तो पहला जो मैं मांगूंगा वो बोलूँगा कि आपका जो पायलटिंग वाला इंजीनियर है या कोई साइंटिस्ट है, उनसे मैं क्या डाटा मांगने वाला हूँ, इस तरीके से मांगूंगा। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो उसका नाम क्या रहेगा, पर्टिकुलर उसका क्या नाम रहने वाला है, ठीक है। अब फिर सेकंड में क्या मांगूंगा, इस प्रोडक्ट का प्रपोज्ड प्रोडक्शन प्लान मेट्रिक टन पर मंथ बताइए। अब पर मंथ आपका कितना मेट्रिक टन ये प्रोडक्शन का प्लानिंग है स्केल अप के टाइम पे, वो बताइए। तीसरा क्या मांगूंगा, प्रोसेस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और प्रोसेस फ्लो डायग्राम शेयर करिए, ठीक है। तो मैं ये चीज़ मांगूंगा कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन
भी दीजिए और प्रोसेस का जो फ्लो डायग्राम है वो भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। फिर चौथा क्या मांगूंगा उनसे, कंप्लीट मटेरियल बैलेंस शीट प्रोवाइड करें। जो मटेरियल बैलेंस क्या होता है कि जो हमारा इनपुट है पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का या कोई भी XYZ रॉ मटेरियल को यूज करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो है इनपुट इक्वल टू आउटपुट वाला जो बैलेंस बनता है वो मटेरियल बैलेंस कहते हैं हम लोग। तो मटेरियल बैलेंस शीट हमको प्रोवाइड करें, मैं चौथे नंबर पे मांगूंगा। फिफ्थ नंबर पे क्या मांगूंगा कि अगर आप किसी दूसरे कंपनी का वेस्ट, ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी दूसरे कंपनी का वेस्ट रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर रहे हो, हमारा जो पायलटिंग है उसमें रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है वो किसका, दूसरे कंपनी का अगर वेस्ट यूज हो रहा है तो उस कंपनी का नाम और सोर्स और कंसेंट वैलिडिटी मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो उस कंपनी का क्या नाम है और उसका सोर्स और कंसेंट वैलिडिटी दे दीजिए करके मैं उनको बोलूँगा। अब छठे नंबर पे उनको क्या मांगने वाला हूँ कि ये बताइए कि प्रोडक्ट किस प्लांट में मैन्युफैक्चर होगा। जो अभी आज के डेट में जो स्केल अप फेज में अगर आप इसको लेके आना चाहते हो, जो हमारा ऑपरेशन अभी जितने चल रहे हैं, तो वो कौन से प्लांट में मैन्युफैक्चर होने वाला है। अगर नहीं होगा तो फिर आप, अगर सपोज आप फ्रेश ज़मीन पे ही आपको एस्टेब्लिश करना है, तो एक नया जो प्लांट बनेगा उस प्लांट का नाम मुझे बता दीजिए। फिर सातवें नंबर पे मैं उनको क्या बोलूँगा कि क्या ये प्रोडक्ट आपके वैलिड SPCB कंसेंट लिस्ट में इंक्लूडेड है। अगर है तो कंसेंटेड कैटेगरी का नाम भेजें, ठीक है। तो मैं उनको ये सब चीज़ें मांगने वाला हूँ। अब जो है अगर आप देखेंगे 9 नंबर पे जो है R&D कंफर्मेशन की कॉपी अटैच करें ताकि कंसेंटेड कैटेगरी वेरीफाई हो सके, ठीक है। तो R&D कम्युनिकेशन फॉर कंफर्मेशन ऑफ कंसेंटेड कैटेगराइजेशन अवेलेबल, यस सर नो, ठीक है। तो कंफर्मेशन कॉपी अटैच करें ताकि हम लोग जो है कंसेंटेड कैटेगराइजेशन वेरीफाई कर पाएँ। और 10वें नंबर पे मैं क्या क्या बोलूँगा उनको कि ये प्रोजेक्ट एक नए प्लांट में इम्प्लीमेंट होगा या एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर होगा, ठीक है। ये भी उनसे मैं मांगने वाला हूँ। अगर कोई नया इक्विपमेंट या मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो उसका भी डिटेल दें और उसका जो अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगा वो भी प्लीज़ हमें प्रोवाइड करिए। ये है 11 नंबर में, ठीक है। तो इतने सारे डिटेल में पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं उनसे पायलटिंग वाले से पहले मांगूंगा और उसको वो जो भी मेरे को डाटा प्रोवाइड करेंगे उसके बेस पे मैं इवेलुएट करूंगा, ठीक है। अब सेकेंड थिंग हमारा क्या आएगा, वाटर और एयर पोल्यूशन। अब वाटर एयर पोल्यूशन के बेसिस पे मेरे को ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं इवेल्यूएट करूँगा मेरा पानी कितना कंज्यूम होने वाला है, मेरा वेस्ट वाटर क्या जनरेट होने वाला है, और मेरा वेंट के वजह से टू द एटमॉस्फेयर मेरा एयर पोल्यूशन कितना होने वाला है। तो मैं ये जो डाटा हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं, मैं जो पायलटिंग वालों को कैसे मांगने वाला हूँ, चलिए समझते हैं। पहला नंबर है, क्या प्रोसेस से वेस्ट वाटर जनरेट होगा, अगर होगा तो कंफर्म करें, ठीक है। पहला मेरा ये रहेगा। सेकंड में क्या रहेगा, उसकी क्वांटिटी मुझे एग्जैक्ट चाहिए कि कितना क्वांटिटी वेस्ट वाटर जनरेट होने वाला है। फिर क्या रहेगा कि वेस्ट वाटर की क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट इंक्लूडिंग कैलोरीफिक वैल्यू अवेलेबल करवा दीजिए, ठीक है। तो जो वेस्ट वाटर की जो क्वालिटी रहेगी उसका एनालिसिस रिपोर्ट और इंक्लूडिंग कैलोरीफिक वैल्यू अवेलेबल करवा दीजिए। उसका क्या कैलोरीफिक वैल्यू रहने वाला है, आपका प्रोपोज्ड ट्रीटमेंट मेथड क्या है। मतलब सपोज XYZ आपका एफ्लुएंट जनरेट हो गया तो उसका प्रपोज्ड जो है कि आपका कौन सा ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी रहने वाला है। फोर्थ नंबर पॉइंट में या तो इंसिनरेशन रहेगा, या तो ETP रहेगा, या तो ATFD रहेगा, या तो SLF रहेगा, ठीक है। तो किस तरीके से आप उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करने वाले हो। फिफ्थ नंबर पे होगा कि क्या प्रोसेस में स्क्रबर लगाना कंपलसरी होगा। अगर पर्टिकुलर कोई एक प्रोसेस है उसमें से वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है तो उसके थ्रू, या तो कोई ऐसे प्रोसेस है जिसमें से वेंट जनरेट हो रहा है और उसके थ्रू एयर को पॉल्यूशन हो रहा है या वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, उसके थ्रू अगर उसके बीच में अगर स्क्रबर लगाना कंपलसरी होगा, मतलब हम लोग ज़रूरी है क्या स्क्रबर लगाना, तो वो भी हम लोग इवोल्यूशन के फेज में मांगते हैं। अगर स्क्रबर लगाना ज़रूरी है तो स्क्रबिंग मीडिया का टाइप बताइए, वाटर स्क्रबर रहेगा, एसिडिक रहेगा या अल्कलाइन रहेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग डिटेल में उनसे पूछते हैं। अब छठे नंबर पे क्या होगा,
सॉरी, 7वें नंबर पे क्या होगा, अगर स्क्रबर से जनरेट होने वाले वेस्ट वाटर की क्वालिटी का डाटा प्रोवाइड करें कि जो आपने अगर सपोज स्क्रबर तो लगा दिया है पर्टिकुलर वाटर या एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, तो लेकिन जो मीडिया आप स्क्रबर में यूज़ कर रहे हैं उस मीडिया का उस वो जो वेस्ट वाटर जो जनरेट होगा जो स्क्रबर का जो मीडिया के बेसिस पे उसकी क्वालिटी क्या रहने वाली है, अगर रहेगी तो उसका डाटा प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब स्क्रबर वेस्ट वाटर का डिस्पोजल मेथड, जो स्क्रबर में जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा उस मीडिया के वजह से उसका डिस्पोजल मेथड आपका क्या रहने वाला है, या तो इंसिनरेशन में भेजेंगे, या तो ईटीपी में भेजेंगे, या तो आप एटीएफडी में भी भेज सकते हैं, क्लियर करें। अब 9वें नंबर में 9th नंबर में देखें तो 9th नंबर में क्या लिखा गया है कि स्क्रबर के बाद स्टैक से, मतलब अगर सपोज एयर पोल्यूशन कर रहा है, स्क्रबर के बाद स्टैक से जो पॉल्यूटेंट रिलीज होंगे उनका एक्सपेक्टेड डाटा मुझे चाहिए। अगर स्क्रबर तो आपने लगा दिया एयर पोल्यूशन को बचाने के लिए, अगर वो स्क्रबर के बाद जो वेंट आउट हो रहा है एयर में उसका एक्सपेक्टेड मतलब क्या पॉल्यूटेंट्स रिलीज होंगे, वो उसका भी डाटा मुझे प्रोवाइड करा के दीजिए। अब मैं सी में जाऊंगा, हजार्डस वेस्ट में मेरे को कौन से डिटेल्स चाहिए मेरे एनवायरमेंटल का इम्पैक्ट को इवेलुएट करने के लिए, चलिए समझते हैं। तो पहला नंबर पे मैं क्या बोलूँगा उनको कि भाई जो है क्या प्रोसेस में स्पेंट सॉल्वेंट जनरेट होगा, अगर कोई पर्टिकुलर एक प्रोसेस है उसमें से कोई स्पेंट सॉल्वेंट जनरेट हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो सॉल्वेंट का नाम क्या है वो बता दीजिए। और फिर क्या बोलूँगा कि उसकी क्वांटिटी पर मंथ कितनी होगी, कि क्वांटिटी सॉल्वेंट का कितने होने वाला है। तो अब अगर हो रहा है तो उसका रिकवरी मेथड क्या होगा, इन हाउस होगा या आउटसाइड रिकवरी होगा, क्या प्लान कर सकते हैं। अगर इन हाउस है तो स्पेसिफाई करें कि ये प्लांट में होगा या एसआरपी में। एसआरपी मतलब आपको समझ पता होगा कि सॉल्वर रिकवरी प्लांट, ठीक है, पर्टिकुलर उसी प्लांट में होगा या अलग से एक एसआरपी में आपको ले जा करके आपको सॉल्वेंट रिकवरी करनी पड़ेगी, वो बता दीजिए। फिर 5वें नंबर में मैं क्या पूछूंगा उनको कि अगर आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व है तो उस पार्टी का नाम और उनके पास सीपीसीबी ऑथराइजेशन और पासबुक की कॉपी देनी पड़ेगी आपको। अगर आप आउटसाइड का पार्टी को देने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसका सीपीसीबी ऑथराइजेशन दे दीजिए हमें, और पासबुक की कॉपी भी हमको दे दीजिए। 6ठे नंबर पे क्या पूछूंगा उनको कि क्या प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट जनरेट होंगे, अगर आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप पायलटिंग में बना रहे हो तो उसमें कोई बाय प्रोडक्ट बन रहा है क्या, वो उसका अगर बन रहा है तो उसका अगर डिटेल दे दीजिए, और अगर बन रहा है तो उसका नाम क्वांटिटी मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना। और 8वें नंबर पे मैं क्या पूछूंगा, इन बाय प्रोडक्ट का यूज़ या डिस्पोजल प्लान क्लियर बताइए कि इस बाय प्रोडक्ट का अगर यूज़ हो रहा है तो उसका डिस्पोजल प्लान क्या रहेगा वो बताइए। 9th नंबर पे क्या पूछूंगा मैं कि जो पार्टी बाय प्रोडक्ट प्रोक्योर करेगी, जो पार्टी जो है बाय प्रोडक्ट को जो भी परचेस करेगी उनके पास भी सीपीसीबी ऑथराइजेशन और पासबुक होना चाहिए, इसकी डिटेल भी मुझे कंफर्म कर दीजिए। क्या प्रोसेस में सॉलिड या सेमी सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा। 10th नंबर देखिए, सुनिए क्या बोल रहा है कि क्या प्रोसेस में सॉलिड या सेमी सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा, अगर है तो डिटेल भेज दीजिए। उस अब 11 नंबर में क्या पूछूंगा, उस वेस्ट का कैटेगरी और क्वांटिटी हजार्डस वेस्ट ऑथराइजेशन के हिसाब से स्पेसिफाई कर दीजिए। अब जो उसका डिस्पोजल मेथड क्या होगा, एसएलएफ में जाएगा या आउटसाइड इंसिनरेशन में जाएगा, अगर सीवी 2500 किलो कैलोरी पर केजी से ऊपर है तो आउटसाइड इंसिनरेशन इसका मैंडेटरी रहेगा। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि ये जो हमारा पैरामीटर्स हैं टोटल हम लोग का एनवायरमेंटल एवोल्यूशन पैरामीटर, पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लोग बना रहे हैं पायलटिंग स्टेज में है उसके ऊपर मैंने डिटेल में आपको बता दिया। पहला ए में है प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसमें भी मैंने डिटेल में बता दिया जो भी 11 पॉइंट्स है मेरे। फिर बी में है वाटर और एयर पोल्यूशन, उसके अंदर भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि 9 पॉइंट्स हैं तो उसमें क्या क्या मैं उसको डिटेल मांगूंगा। फिर हजार्डस वेस्ट में मेरे पास 12 पॉइंट है। तो ऐसे ही आप अपने तरीके से आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा, पर्टिकुलर आपका केमिकल है या फार्मास्यूटिकल है या आपका पेस्टिसाइड है, XYZ कोई भी आप कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट का एनवायरनमेंट असेसमेंट करने के लिए, ठीक है ना। ये तो था कि मैंने एक जनरल एक क्वेश्चनियर इसमें बनाया था, इसके लिए मैंने आपको ये समझा दिया। तो होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो तब तक के लिए ध्यान रखिए आपका, और मैं यहीं पे ही ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपको कि ये जो भी आप मेरा ये मेहनत देख रहे हैं, इसके लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, और इसे लाइक भी करिए या तो कमेंट करिए, तो मैं समझ सकूं कि आपका क्या क्या और चीज़ों को आप सोचते हैं कि और भी मेरे को ये चीज़ सीखना है, तो आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, ये मैं जान पाऊँगा। ठीक है ना? ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।